न्यू मेक्सिको स्टेट के रेगिस्तान में एक धमाका होता है और इस धमाके से इतनी शदीद गर्मी निकली कि वहां पर जो एक स्टील का टावर मौजूद था वो अगले ही सेकंड जो है वो जलकर भाप हो गया, क्योंकि ये पूरा शहर आबाद किया जाता है सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो है वो जनरल ग्रुप जाती तौर पर ओपनहाइमर को खुद सपोर्ट करते हैं। ओपनहाइमर ने हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराने के बाद जो है वो बड़ी खुशी का इजहार किया था, लेकिन अब जो है वो इन्हें डर लगने लगा था कि आने वाले वक्त में ना जाने क्या होगा। ओपनहाइमर के इस बर्ताव की वजह से उनकी नौकरी भी उनसे छीन ली जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात है 16 जुलाई 1945 की, जब सुबह के तकरीबन 5:30 बज रहे थे और अमेरिका के न्यू मेक्सिको स्टेट के रेगिस्तान में एक धमाका होता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम धमाका नहीं था, ये पहली बार था कि जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया जा रहा था। 5, 4, 3, 2, 1 और इस न्यूक्लियर बॉम्ब को नाम दिया जाता है ट्रिनिटी का, और इस पूरे मंसूबे की सरबराही कर रहे थे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। लेकिन रॉबर्ट जो है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इस धमाके का साइज होगा 0.3 किलो टन ऑफ टीएनटी। लेकिन दोस्तों, हकीकत में ये धमाका इससे भी 50 गुना ज्यादा खतरनाक था, यानी कि 21 किलो टन ऑफ टीएनटी। और इस धमाके से इतनी शदीद गर्मी निकली कि वहां पर जो एक स्टील का टावर मौजूद था वो अगले ही सेकंड जो है वो जलकर भाप हो गया। और इस धमाके का झटका जो है वो तकरीबन 160 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया था। और इस धमाके से निकला हुआ जहरीला धुआं वो तकरीबन 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। तो दोस्तों, क्या है रॉबर्ट ओपनहाइमर की कहानी, कैसे इन्होंने जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब को तरक्की दी और कैसा लगा इन्हें जब इनकी बनाई गई एक चीज की वजह से करोड़ों लोगों की जाने गई। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। ओपनहाइमर को फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। ये इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे जिसने दुनिया के पहले न्यूक्लियर हथियार बनाए थे। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही जो है ये हाई लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और मिनरल्स की प्रॉपर्टी की इन्हें बहुत ज्यादा मालूमात थी। और ये इस हद तक मालूमात जानते थे कि इन्हें सिर्फ 12 साल की उम्र में ही न्यूयॉर्क के मिनरोलॉजिकल क्लब के अंदर लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। इसके कुछ वक्त के बाद साल 1922 में जब ये हार्वर्ड में पढ़ाई करने के लिए गए तो इन्होंने जो 4 साल की पढ़ाई थी वो 3 साल में मुकम्मल कर ली। उन्होंने केमिस्ट्री में मेजर किया और इसके अलावा काफी सारे सब्जेक्ट में उन्हें काफी मालूमात थी, और लिटरेचर, फिलोसॉफी, फिजिक्स और ईस्टर्न रिलीजन। लेकिन इन सारे सब्जेक्ट में इनको ये महसूस हुआ कि इनका जो शौक और जो इनका जज्बा है वो फिजिक्स है। इसके कुछ वक्त के बाद साल 1927 में जब इनकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी तब इन्होंने पीएचडी भी कर लिया। लेकिन इस जीनियस के पीछे छुपी इनकी एक डार्क साइड भी थी। इनके दोस्तों का कहना था कि ओपनहाइमर एक चेन स्मोकर और डिप्रेशन का शिकार थे, और एक बार जो है वो इन्होंने अपने भाई से भी ये बात कही थी कि मुझे फिजिक्स की जरूरत है अपने दोस्तों से भी ज्यादा। इनका सारा ध्यान जो है वो सिर्फ पढ़ाई में रहता था और बाकी दुनिया की मालूमात में इन्हें जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। और जब साल 1930 के करीब एडोल्फ हिटलर का राइज देखने को मिलता है जर्मनी में, तब ये आहिस्ता आहिस्ता सियासत को समझना शुरू करते हैं। हिटलर की डिक्टेटरशिप के दौरान काफी सारे जर्मन साइंटिस्ट जो है वो जर्मनी को छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं, और इस जर्मन साइंटिस्ट की लिस्ट में काफी सारे बड़े बड़े नाम थे, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन वॉन न्यूमैन जिन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर को बनाया, लियो शिलार्ड जिनका इस कहानी में एक अहम किरदार है, हैंस बेथी जिन्होंने फ्यूजन दरियाफ्त किया स्टार्स में, एडवर्ड टेलर जिन्हें फादर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब माना जाता है, और इनके अलावा एनरिको फर्मी जिनका भी एक और अहम किरदार है इस कहानी के अंदर। और ये सारे साइंटिस्ट जो थे वो ज्यादातर जर्मन जूइश थे, और क्योंकि ओपनहाइमर जो है वो खुद भी एक जर्मन जूइश खानदान से ताल्लुक रखते थे, और जब इन्होंने जूइश पर होता हुआ जुल्म सितम देखा तो इनकी सियासत की तरफ दिलचस्पी बढ़ने लगी। साल 1936 का इनका ये कोट देखिए, इसमें ये साफ साफ लिखा है कि मैं समझने लगा था कि सियासी और मुआशी वाकयात लोगों की जिंदगी पर कितना गहरा असर डालते हैं, और मुझे जो है वो इस बिरादरी में हिस्सा लेने की जरूरत महसूस हुई। फिर ये लेफ्ट विंग के नजरिए से मुतासिर होकर काफी सारे सियासी मीटिंग्स में गए, और इसके अलावा जो है वो इन्होंने काफी पैसे भी डोनेट किए लेबर यूनियंस को और स्ट्राइकिंग फार्म वर्कर्स को। फिर सितंबर 1939 को जब हिटलर पोलैंड मुल्क पर हमला कर देता है, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हो जाता है। देखिए, अमेरिका को जो है वो इस जंग में शिरकत करने की बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इसके अलावा भी जो है वो अमेरिका खुद को बिल्कुल तैयार रखता है इस जंग के लिए। असल में दोस्तों, होता ये कि इस जंग के शुरू होने से तकरीबन 1 महीना पहले अगस्त 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो शिलार्ड ने जो है वो एक खत लिखा था अमेरिका के सदर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को, और इस खत में जो है वो इन्होंने अमेरिका के सदर को खबरदार किया कि हिटलर जो है वो न्यूक्लियर हथियारों को बनाने के लिए काम कर रहा है, तो हो सकता है कि वो ये तबाही मचाने वाले बॉम्ब बनाने में कामयाब हो जाए, तो इसीलिए जो है वो अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। ये खत पढ़ते ही जो है वो अमेरिका के सदर ने फौरी तौर पर एक कमेटी बनाई यूरेनियम पर, और फौरी तौर पर जो है वो एक्शन लिया, और इसके अलावा साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिशियल्स की एक टीम बनाई जिसका काम था यूरेनियम के पोटेंशियल पर तहकीक करना कि क्या यूरेनियम को एक हथियार में बनाया जा सकता है।
इस कमेटी के नताइज के बाद अमेरिका की हुकूमत ने एनरिको फर्मी और लियो सिलार्ड को जो है वो फंडिंग देना शुरू कर दी, ताकि ये तहकीक की जाए कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन असल में काम किस तरह से करते हैं और कैसे यूरेनियम के अलग अलग आइसोटोप को सेपरेट किया जा सकता है। असल में बात यह है कि यूरेनियम जो है वो कुदरती तौर पर पाया जाता है जमीन में, वो यूरेनियम 238 आइसोटोप्स होता है और 1% से भी कम यूरेनियम जो है वो असल में यूरेनियम 235 आइसोटोप्स होता है और ये यूरेनियम 235 आइसोटोप ही असल में बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। यहाँ पर साइंटिस्ट के सामने सबसे पहला चैलेंज ये था कि यूरेनियम 235 को बनाने का कोई तरीका सोचा जाए यूरेनियम 238 से, लेकिन जो साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उन्हें ये कहा गया था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो सोच है, जो नजरिया है उनका, वो एक लेफ्ट विंग है और हो सकता है कि वो मुमकिन तौर पर जो है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा हो। और दूसरी तरफ जो है वो ओपनहाइमर अपनी अलग से तहकीक कर रहे थे न्यूक्लियर फिजन पर एडवर्ड टेलर और दूसरे साइंटिस्ट के साथ। फिर साल 1940 आता है और ये वो वक्त था कि जब यूरेनियम 235 आइसोटोप्स के अलावा एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है, जिसके बारे में साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि इसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है न्यूक्लियर हथियारों को बनाने के लिए, और इस एलिमेंट का नाम था प्लूटोनियम। फिर 11 सितंबर 1941 को अमेरिका के सदर ब्रिटिश के वजीर आजम विंस्टन चर्चिल को एक मैसेज भेजते हैं और उसमें उनसे कहते हैं कि इन दोनों मुल्कों को एक साथ ताउन करना चाहिए इन एटॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए। और इस बात को 2 महीने भी नहीं हुए थे कि 7 दिसंबर 1941 को जापान जो है वो पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है और अमेरिका की जो है वो यहाँ पर सरकारी तौर पर एंट्री हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। A state of war has existed between the United States and the Japanese. और अमेरिका के सदर रूजवेल्ट ये ऐलान करते हैं कि अमेरिका जो है वो अलाइज ताकतों का हिस्सा बनेगा जो कि जर्मनी और जापान के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त पर जो है वो एक बात बहुत अच्छी तरीके से वाज़े हो जाती है कि न्यूक्लियर हथियारों को डेवलप करने का जो साइंटिफिक मिशन था वो अब एक मिलिट्री मिशन में तब्दील हो चुका था और अमेरिका जो है वो $2.2 बिलियन खर्च कर देता है इस एक प्रोजेक्ट के लिए। और अगर आज के दौर में आप उस रकम को देखेंगे तो महंगाई को हिसाब में लगाकर ये रकम $24 बिलियन के बराबर है। अमेरिका मिलिट्री का एक इंजीनियरिंग विंग था जिसे आर्मी कोर्प्स ऑफ इंजीनियर कहा जाता था। ये आर्मी के लिए पोर्ट्स और एयरफील्ड जैसी चीजें बनाता था और इनको जो है वो शामिल किया जाता है इस प्रोजेक्ट में अमेरिका के सदर रूजवेल्ट की अप्रूवल के जरिए जून 1942 में। अब इनके नॉर्थ एटलांटिक डिवीजन का ऑफिस जो है वो मैनहट्टन में था, न्यूयॉर्क शहर में, और जब इन्हें जिम्मेदारी मिली न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए तो इन्होंने जो है वो हेडक्वार्टर उसी बिल्डिंग में 18 मंजिल पर बना दिए और इस हेडक्वार्टर को नाम दिया गया मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट। और यही वो वक्त था कि जब सरकारी तौर पर आगाज होता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट का और तारीख थी 13 अगस्त 1942। इसके अगले महीने 17 सितंबर को कर्नल लेस्ली रिचर्ड ब्रूस को सरबराह बना दिया जाता है इस प्रोजेक्ट का और ये फैसला करते हैं कि ओपनहाइमर को एटॉमिक बॉम्ब के डिजाइन के लीडर के तौर पर रखा जाए और इस मिशन को खुफिया रखने के लिए एक सीक्रेट लोकेशन का फैसला किया जाता है और ये जगह थी ओक रिज टेनेसी में। इस शहर को जो है वो द सीक्रेट सिटी भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरा शहर आबाद किया जाता है सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट के लिए। हजारों साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और वर्कर्स को जो है वो इस शहर में लाया जाता है सिर्फ एक काम के लिए और वो काम था कि यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 को बनाया जा सके। और यहाँ पर यूरेनियम 235 बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि सिर्फ यूरेनियम 235 ही एक चेन रिएक्शन को अंडू कर सकता है जिसकी वजह से उसे बनाने की जरूरत पड़ रही थी। प्लान यहाँ पर यह था कि 4 अलग अलग तरीके से कोशिश की जाए यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 बनाने के लिए। गैसियस डिफ्यूजन, सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और लिक्विड थर्मल डिफ्यूजन। इन 4 अलग अलग मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने के बाद 2 टेक्नोलॉजीज जो है वो किसी हद तक कामयाब साबित होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और गैसियस डिफ्यूजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में हम एक बड़े से मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से अलग करने के लिए और गैसियस डिफ्यूजन में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को एक पोरस मेम्ब्रेन से पास किया जाता है जिसमें जो हल्के यूरेनियम 235 के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास कर जाते हैं, लेकिन यूरेनियम 238 के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़े हेवी होते हैं तो वो फिल्टर के जरिए जो है वो अलग हो जाते हैं। और इसके अलावा एक अलग जगह पर यानी कि वॉशिंगटन में प्लूटोनियम की प्रोडक्शन के लिए भी काम चल रहा था और प्लूटोनियम को भी जो है वो असल में यूरेनियम 238 से ही बनाया जाता है। बाद में पता चलता है कि प्लूटोनियम जो है वो हकीकत में ज्यादा रेडियो एक्टिव और ज्यादा फिजनेबल है यूरेनियम 235 के मुकाबले में। अब इन 2 जगहों के अलावा एक और भी जगह को ढूंढने की
कोशिश की गई थी। एक ऐसी जगह जहां पर असल में काम होगा इन बॉम्ब्स को बनाने का और इस बॉम्ब को डिजाइन करने का। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट वाई। जनरल गुरूव जो है वो एक दूर की जगह चाहते थे इस प्रोजेक्ट के लिए, ताकि इस प्रोजेक्ट को खुफिया रखा जा सके। और ओपनहाइमर जो थे वो ऐसी एक जगह के बारे में जानते थे, एक ऐसी जगह जहां पर इन्होंने जो है वो खुशी खुशी अपनी गर्मियां गुजारी थी, जहां पर पहाड़ियां और खूबसूरत मनाजिर थे। ये जगह थी न्यू मैक्सिको स्टेट की पिकोस वैली। इन सारी जगहों को सेट करने के बाद सिर्फ एक काम बचा था, यानी कि प्रैक्टिकली एक चेन रिएक्शन को चेक करना, क्योंकि इस वक्त तक जो है वो सब कुछ थियोरेटिकली चल रहा था। कम से कम कोई ये बात साबित करे कि हमने जो इस पूरे प्रोजेक्ट पर मेहनत की है, यानी कि ये जो एटॉमिक बॉम्ब है ये काम कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। फिर तारीख आती है 2 दिसंबर 1942। साइंटिस्ट एनरिको फर्मी जो है वो यहाँ पर अपना पहला कामयाब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के स्क्वेश कोर्ट में। ये एक चेन रिएक्शन चलाते हैं जिसके जरिए एक बल्ब चलता है। The clickety-clack of their instruments proved they had achieved the first human-made nuclear chain reaction. अब इस वक्त तक आते आते जो है वो जनरल गुरूव तो ओपनहाइमर की काबिलियत से काफी ज्यादा मुतासिर हो चुके थे और वो ओपनहाइमर को प्रोजेक्ट वाई का डायरेक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन मिलिट्री के कुछ सीनियर मेंबर्स को ओपनहाइमर पर शक था, क्योंकि ओपनहाइमर के काफी सारे दोस्त, उनकी वाइफ, उनके भाई तक भी, यानी कि सब के सब कम्युनिस्ट थे और ओपनहाइमर खुद भी जो है वो लेफ्ट विंग के नजरिए से मुतमईन थे। और अमेरिका को इस बात का डर था कि ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो इनके मुल्क के खिलाफ भी हो सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो है वो जनरल गुरूव जाती तौर पर ओपनहाइमर को खुद सपोर्ट करते हैं और इनका कहना था कि ये प्रोजेक्ट जो है वो ओपनहाइमर के बगैर हो ही नहीं सकता और वो जरूरी है इस प्रोजेक्ट के लिए। और इसके बाद 20 जुलाई 1943 को ओपनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का सरबराह बना दिया जाता है। इन्हें ओपनहाइमर की महारत की जरूरत पड़ी क्रिटिकल मास के हिसाब में। क्रिटिकल मास असल में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मास है, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम का, जो चाहिए होता है एक चेन रिएक्शन को बरकरार रखने के लिए। कम से कम कितनी तादाद हमें इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की इस्तेमाल करनी होगी जिससे एक चेन रिएक्शन हो पाए और एक धमाका हो पाए। और अमेरिका जो है वो 2 एटम बॉम्ब्स को तैयार करने की कोशिश कर रहा था। पहला बॉम्ब जो कि यूरेनियम 235 से बनाया गया था, जिसका नाम लिटिल बॉय रखा गया था। इस बॉम्ब का मैकेनिज्म असल में एक गन टाइप डिजाइन है, जिसमें 2 यूरेनियम 235 के मासेस लिए जाते हैं जो सब क्रिटिकल हैं, यानी कि क्रिटिकल वैल्यू से कम है और इन्हें जो है वो एक दूसरे के जरिए तेजी से मिलाया जाता है। इस कॉम्बिनेशन से जो है वो क्रिटिकल मास रीच हो जाता है और एक फ्यूजन चेन रिएक्शन देखा जा सकता है जिससे एक धमाका होता है। और दूसरा बॉम्ब था यहाँ पर फैटमैन नाम का, जो कि प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल कर रहा था। देखिए यहाँ पर जो है वो गन टाइप डिजाइन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 प्लूटोनियम के मासेस को एक दूसरे से मिलाया जाता तो इससे जो है वो कुछ ज्यादा तेजी से रिएक्शन हो जाता। Plutonium gun bomb will melt, not explode. और क्रिटिकल मास पहुंचने से पहले ही ये फ्यूजन रिएक्शन खत्म हो जाता। तो यहाँ पर जो है साइंटिस्ट इस प्लूटोनियम बॉम्ब के लिए एक अलग डिजाइन बनाते हैं। प्लूटोनियम के मास को हाई प्रेशर और डेंसिटी के अंदर रखा जाए, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में। एक होलो स्फीयर के अंदर प्लूटोनियम का एक सब क्रिटिकल मास रखा गया और स्फीयर के बाहर धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया गया, जिससे जो है वो एक धमाका देखा जा सके। इस प्लूटोनियम के मास में जब बाहर का मवाद फटता तो प्लूटोनियम पर जो है वो काफी दबाव पड़ता और ये क्रिटिकल मास जो है वो रीच कर जाता। और इस सारे कॉन्सेप्ट को जो है वो इम्प्लोजन मेथड का नाम दिया गया। अब जो गन मेथड था यहाँ पर, इसके बारे में तो साइंटिस्ट पहले से जानते थे, लेकिन ये इम्प्लोजन मेथड जो है वो पहली बार बता दिया गया था, वो भी थियोरेटिकल के जरिए। और ओपनहाइमर का मानना था कि इसको चेक करना बहुत जरूरी है असल में बॉम्ब में डालने से पहले। और जनरल गुरूव का जो है वो यहाँ पर कहना था कि हम लोग टेस्ट नहीं करवा सकते ऐसी चीजों का, क्योंकि हमने वैसे ही जो है वो काफी कम प्लूटोनियम बनाया है। लेकिन ओपनहाइमर ने कहा कि यहाँ पर जो है वो टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो आखिरकार जो है वो जनरल गुरूव मान ही जाते हैं और फिर यहाँ पर किया जाता है एक ट्रिनिटी टेस्ट, जो कि न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक न्यूक्लियर बॉम्ब से टेस्ट के तौर पर धमाका किया जाता है। और इस टेस्ट को नाम दिया जाता है गैजेट, जिसमें तकरीबन 13 पाउंड प्लूटोनियम था। साइंटिस्ट जो है वो एक स्टील टावर की मदद से इस गैजेट को 100 फीट की ऊंचाई पर लटका देते हैं और 16 जुलाई 1945 को तकरीबन सुबह 5:30 बजे इस बॉम्ब के जरिए धमाका किया जाता है, जिसका जिक्र मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी किया था। इस धमाके के बाद एक माइल्डली रेडियो एक्टिव ग्रीन कलर गिलास की फॉर्मेशन हुई, जिसे ट्रिनिटी का नाम दिया गया। इस धमाके को देखने के बाद ओपनहाइमर की तरफ से कुछ इस तरह की बात कही गई। Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another.
इस ट्रिनिटी टेस्ट को हुए हुए एक महीना भी नहीं हुआ होता है कि 6 जुलाई 1945 को एक लिटिल बॉय नाम के न्यूक्लियर बॉम्ब को जापान के एक हिरोशिमा नाम के शहर पर गिरा दिया जाता है। फिर इसके 3 दिन के बाद 9 जुलाई 1945 को एक प्लूटोनियम फेटमैन बॉम्ब को भी जो है वो नागासाकी शहर पर गिरा दिया जाता है। ओपनहाइमर ने हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराने के बाद जो है वो बड़ी खुशी का इजहार किया था और इनका मानना था कि काश ये नाजी जर्मनी और हिटलर के खिलाफ भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता। लेकिन जब ये बॉम्ब नागासाकी पर गिराया गया तो ओपनहाइमर जो है वो बिल्कुल दंग रह जाते हैं। फिर 17 अगस्त 1945 को ये खुद वॉशिंगटन गए वॉर के सेक्रेटरी से मिलने के लिए और इन्होंने उनसे मिलते ही डायरेक्ट ये कहा कि ये न्यूक्लियर हथियारों पर बैन लगाना चाहते हैं और इन्हें जो है वो खुद पर इतना ज्यादा अफसोस हुआ कि इनसे ये क्या हो गया, क्या टेक्नोलॉजी जो है वो इन्होंने लोगों के हाथों में दे दी है। हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब को ओपनहाइमर जो है वो एक जरूरी काम मानते थे जिसकी वजह से बुराई और जंग को रोका जा सके। लेकिन अब जो है वो इन्हें डर लगने लगा था कि आने वाले वक्त में ना जाने क्या होगा और पता नहीं आने वाले वक्त में ये मुल्क इस टेक्नोलॉजी का क्या क्या करेंगे। इस दौरान अप्रैल 1945 में जो है वो अमेरिका के सदर रूजवेल्ट की मौत हो जाती है और इसके बाद जो है वो अमेरिका के सदर बनते हैं हैरी ट्रूमैन और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब के तकरीबन 2 महीने के बाद ओपनहाइमर को मौका मिलता है अमेरिका के नए सदर से मुलाकात करने का और सदर से मिलकर जो है डायरेक्ट ये कहते हैं कि आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स और इस बात को सुनकर जो है वो अमेरिका के सदर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कहते हैं कि इस ओपनहाइमर को जल्दी से मेरे ऑफिस से बाहर निकालो और मैं जो है वो कभी भी दोबारा इस शख्स की शक्ल को नहीं देखना चाहता। इसके बाद जो है वो ओपनहाइमर काम शुरू करते हैं यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ ऐसे मजीद होने वाले न्यूक्लियर अटैक्स को रोकने के लिए और वो चाहते थे कि न्यूक्लियर हथियारों पर जो है वो एक कंट्रोल बनाया जाए। फिर साल 1939 में जब अमेरिका के सदर जो है वो इस कमीशन के पास जाते हैं एक आइडिया लेकर कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब भी जो है वो हमें बनाना चाहिए तो ओपनहाइमर जो है वो यहाँ पर सख्ती से उनको मना कर देते हैं और ओपनहाइमर के इस बर्ताव की वजह से उनकी नौकरी भी उनसे छीन ली जाती है। अपनी बाकी की जिंदगी जो है वो ओपनहाइमर एकेडमिक प्रोफेशन में ही गुजार देते हैं और दुनिया भर में जाकर लेक्चर देते थे और साल 1965 में थ्रोट कैंसर की वजह से जो है वो ओपनहाइमर की मौत हो जाती है सिर्फ 62 साल की उम्र में और इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है क्योंकि वो सारी जिंदगी चेन स्मोकर रहे। अल्लाह हाफिज।